पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। ये असलियत है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार यूट्यूब था। 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक 1,21,000, बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। यह दिखाता है आपको कि डेली फॉलोअर जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। सोशल मीडिया कोई दूसरे प्लैनेट पर चलने वाला जीव जंतु नहीं है। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में रियल पॉलिटिक्स जो ग्राउंड पर हो रही है, जो कार्यकर्ता कर रहा है और जो सोशल मीडिया का वॉरियर कर रहा है, वो एक तरह से पैरेलल, एक दूसरे के पूरक होकर चल रहे हैं। असलियत यह है कि मोदी जी मंगल सूत्र और मुजरे की बात कर रहे थे, राहुल गांधी अग्निवीर और किसान की बात कर रहे थे। पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। यह असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूं। आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। आप में से कोई भी चाहिए हमारे स्टैट्स को या थर्ड पार्टी टूल को यूज करके बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा। और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। मैं आपको पहले डेटा देती हूं यूट्यूब का, क्योंकि मेरा मानना है और तमाम लोगों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार यूट्यूब था, क्योंकि वीडियो की बहुत खपत थी और यूट्यूब जिस तरह से गूगल लोडेड आता है बहुत ज्यादा प्रचलित था। YouTube पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है, 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये है, और YouTube का डेटा देने के पहले मैं एक और डेटा दे देती हूं, इंस्टाग्राम का डेटा। इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है, ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो यंग होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक 1,21,000, बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। यह दिखाता है आपको कि डेली फॉलोअर जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, जो इस चुनाव का निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की बात सुन रहा था। और यही नहीं, YouTube पर भी जो 53% हमारे यूजर्स हैं वो 34 वर्ष से आयु में कम है। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम की है। लेकिन यह स्टोरी क्यों है? और मुझे लगता है जयराम जी ने और पवन जी ने इसका एक आपको लेखा जोखा दे दिया है। सोशल मीडिया कोई दूसरे प्लैनेट पर चलने वाला जीव जंतु नहीं है। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में रियल पॉलिटिक्स जो ग्राउंड पर हो रही है, जो कार्यकर्ता कर रहा है और जो सोशल मीडिया का वॉरियर कर रहा है, वो एक तरह से पैरेलल, एक दूसरे के पूरक होकर चल रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि हम मुद्दों पर अड़े रहे, क्योंकि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अपने मतलब की बात, अपना रोजगार, अपनी महंगाई कम, अपनी गरीबी, अपनी गिनती की बात सुनाई दे रही थी, इसलिए लोग हमसे ज्यादा एंगेज हुए।
हमने ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बनाया, हमारा कंटेंट ज्यादा फ्रेश था, हमारा कंटेंट यूनिक था। हमने गुब्बारे दिखाए जिसको आप एक उंगली से फोड़ सकते थे। हमने महिलाएं दिखाई जिन्होंने कहा कि दिन भर व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के जिस सरकार को बनाया है उसको हटाना है। और ये पूरा कुछ करने में हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मीडिया ने भी, हमारे मीडिया विभाग ने भी खड़ा किया, हमने भी खड़ा किया। हमने कटु आलोचना करी, हमने तीखे प्रहार किए, लेकिन हमने एक बार भी राजनीति की शुचिता और मर्यादा को नहीं लांघा। और उसका परिणाम है कि लोगों ने दिल खोलकर हमारा कंटेंट देखा, उसको सराहा, उसका एंगेजमेंट ज्यादा था और यह दिख रहा था आपको पूरी तरह से। एक बड़ी विचित्र बात थी, अगर आप कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते, कांग्रेस के किसी नेता के प्लेटफॉर्म पर जाते, पवन जी पर जाते, मुझ पर जाते, जयराम जी पर जाते, राहुल जी के पे भी जाते, तो वहां पर आपको आम जनता की आवाज जरूर दिख रही थी। 4-5 दिन के कंटेंट हम आम जनता की आवाज लगाते थे। बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया से, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी से आम आदमी की आवाज पूरी तरह से गायब है। वही पेड एक्टर, वही इक्के दुक्के लोग और वही विभत्स बेवकूफी के ऐड। बीजेपी ने कहीं पर इस देश को बेवकूफ समझने की गलती की। इसलिए गलती अगर ये ना करते तो वो 2014 का जो कैंपेन था वो 2024 में रिपीट नहीं करते। कोई फ्रेशनेस नहीं, आपने एक एक्टर हायर कर लिया, उसको किसी राजनेता जैसा लगा दिया, उससे बेवकूफी के बयान आप कहलवाते जा रहे हैं। ये बहुत बोर हो चुकी है जनता। एंगेजमेंट दिखाता है कि जनता क्या सराह रही है और क्या नहीं। ऐसे भी दिन हमने देखे जब गृह मंत्री को 4 लोग सुन रहे थे, मोदी जी को 400 लोग बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे थे और 4-4 लाख से 40 लाख लोग हमारे नेताओं को यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे थे। हमने रियल टाइम फैक्ट चेक किया, बखिया उधेड़ी, कलई खोली बीजेपी के और मोदी जी के हर झूठ की। लेकिन हां, मैं यहां पर पूरी तरह से धन्यवाद, साधुवाद देना चाहती हूं अपनी लीडरशिप का। हमारे अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग, जयराम जी, हम लोग मुद्दों पर डटे रहे। हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। हमारा मुद्दा महंगाई था, बेरोजगारी था, आर्थिक असमानता था, महिला सुरक्षा था, बदहाल किसान था, मजदूर जो मजबूर है वो था, और हमारा इशू था हाशिए पर जो लोग हैं वो मुख्य धारा में आए। क्योंकि हमने वो बात करी, लोगों ने हमारी बात सुनी। असलियत यह है कि मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरे की बात कर रहे थे, राहुल गांधी अग्निवीर और किसान की बात कर रहे थे। मोदी जी अपने परमात्मा होने का प्रूफ दे रहे थे दुनिया को। राहुल जी पूछ रहे थे कि पोर्श से अगर एक लड़के से एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 300 शब्दों का निबंध लिख के छोड़ दिया जाता है। कोई ड्राइवर से होता है तो उसको 10 साल के लिए जेल में क्यों डाल दिया जाता है। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि कौन मुद्दे की बात कर रहा है, कौन लेखा जोखा दे रहा है, किसके पास भविष्य का एक खाका, भविष्य की एक रणनीति है। और उसी के चलते ये कैंपेन सक्सेसफुल थी। तमाम जगहों से सराहना आई, लेकिन सबसे ज्यादा सराहना जब आप फील्ड पर जाते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं और लोग आपका कंटेंट आपको कोट करते हैं, वो सबसे बड़ी सराहना होती है। मेरा अपना मानना है कि पूरी टीम ने मिलकर काम किया। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, हमारा वॉर रूम, राहुल जी की जो कम्युनिकेशन टीम है, हम सब ने मिलकर काम किया और एक अच्छा नैरेटिव तय किया। और असलियत यह है कि 2024 के चुनाव का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने तय किया और मजबूर किया मोदी जी को। और उसी से घबराकर, उसी से बौखलाकर वो उल जलूल बात करने लगे। लेकिन ये देश जो बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से जूझ रहा है, ये बिल्कुल मूड में नहीं था आपकी बात सुनने के लिए। इसके पास आपके जुमलों के लिए वक्त नहीं है। इस देश ने बड़े तरीके से वोट डालकर अपना मत दे दिया है। मैं आज ही उत्तर प्रदेश से लौटी हूं और पुनः वापस जा रही हूं अपना वोट डालने, और दावे के साथ कह सकती हूं, चौंकाने वाले प्रमाण आपको, जिसको तथाकथित बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां से आने वाले हैं। और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों को एक उम्मीद, लोगों को एक भरोसा, लोगों को एक आशा हो चुकी है हमारा प्रचार प्रसार, हमारा कैंपेन, हमारी लीडरशिप की बात सुनकर, कि एक नेता सामने ऐसा है जो आंख में आंख डालकर आपसे सच बात कर रहा है, जिसको स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज की, जिसको धनबल की, जिसको एजेंसी की, जिसको 80-80 इंटरव्यू की जरूरत नहीं है,
वो सीधे आपसे बात कर रहा है, उसने एक भी इंटरव्यू नहीं किया, 80 इंटरव्यू साहब ने किए, एक भी नैरेटिव नहीं बना पाए। नैरेटिव बनाना तो दूर, अपनी मिट्टी पलीद खूब की, अपने आप को अजीबोगरीब बातें कहकर, गरीब हो जाए सब क्या कहकर, परमात्मा का स्वरूप बनाकर, मुजरे की बात करके, लोगों के सवालों को कचड़ा कहकर। मेरा अपना मानना है कि जनता ने मन बना लिया है और एक पूरी टीम की तरह हम जो हासिल कर पाए प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत अच्छा था, और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि 4 जून को यह परिणाम में तब्दील होता हुआ जरूर दिखे।